Hello everyone. Welcome back to our YouTube channel and please don't forget to subscribe me. अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और आज हम नई यूनिट यानी यूनिट 7 के साथ जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में एंटर कर चुके हैं। धीरे धीरे हम सारे लेक्चर को बहुत स्मूथली अच्छे तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं। प्लीज़ अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर को नहीं देखा है तो जा करके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि नीट में कहीं से भी क्वेश्चन आ जा रहा है तो हम कुछ भी एनसीईआरटी का नहीं छोड़ना चाहते। तो अब से हम सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। देखिए, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में चैप्टर 4 भी है जिसका नाम है प्रिंसिपल एंड इनहेरिटेंस एंड द वेरिएशन। चैप्टर 5 में मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, पर्सनली मेरा फेवरेट चैप्टर है। एंड चैप्टर 6 इवोल्यूशन। ये तीनों ही चैप्टर मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एंड आप पढ़िए, द वर्क ऑफ अ मेंडल्स एंड अदर हु फॉलो हिज गिव अस एन आइडिया ऑफ एन इनहेरिटेंस पैटर्न। तुमको पता है जेनेटिक्स का जो भी एक गॉड माना जाता है वो मेंडल को बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था और बहुत सही काम किया था। इनहेरिटेंस के पैटर्न का आइडिया इन्होंने नहीं दिया था। हाउ एवर द नेचर्स ऑफ दोज फैक्टर्स विच डिटरमाइन द फिनोटाइप्स वाज नॉट वेरी क्लियर। एंड उस टाइम पे ऐसा था कि जो फैक्टर टर्म मेंडल ने दिया था उसका जो फिनोटाइप है ना वो किसी को क्लियर नहीं हो रहा था। एज दिस फैक्टर्स रिप्रेजेंट द जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उस टाइम पे मेंडल ने ये तक बोल दिया था कि जो फैक्टर होता है रिप्रेजेंट करता है जेनेटिक्स के बेसिक्स ऑफ इनहेरिटेंस को। अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर्स ऑफ ए जेनेटिकल मटेरियल एंड द स्ट्रक्चरल बेसिस ऑफ एन जीनोटाइप एंड द फिनोटाइप कन्वर्जन बिगिन द focus of the attention in biology for the next centuries. हमें क्या समझना है? हमें जेनेटिक मटेरियल के बारे में समझना है, स्ट्रक्चरल बेसिस समझना है। जीनोटाइप का मतलब होता है जीन के लेवल पे अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं तो फिनोटाइप का मतलब होता है कि फिजिकल अपीयरेंस में कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों पे हमें फोकस करना है, बायोलॉजी को इन सारी चीज़ों पे हमें अटेंशन देना है। द इंटायर बॉडी ऑफ एन मॉलिकुलर बायोलॉजी वाज अ कंसिक्वेंट डेवलपमेंट विद मेजर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वेटसन, क्रीक, निरेनबर्ग, खुराना, नॉटबर्ग, फादर एंड सन, बेंजर, मोदोन, ब्रीनर। याद रखने साइंटिस्ट का नाम। जो इंटायर बॉडी है एक मॉलिकुलर बायोलॉजी को बनाने में किसने बनाया है? कुछ साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं। अ पैरेलल प्रॉब्लम बीइंग टैकल्ड वाज मैकेनिज्म ऑफ एन इवोल्यूशन। इससे अपोजिट में मॉलिकुलर बायोलॉजी तो पढ़ा हमने, इसके अपोजिट में एक प्रॉब्लम हमें बहुत परेशान कर रही थी जो कि मैकेनिज्म था किसका? इवोल्यूशन का। अवेयरनेस इन द एरियाज ऑफ मॉलिकुलर जेनेटिक्स, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स हैव इनरिच अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मॉलिकुलर बेसिस ऑफ एन इवोल्यूशन। हम जब इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, अवेयरनेस हमें मिल चुकी है, लाइक मॉलिकुलर जेनेटिक्स के बारे में, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी के बारे में, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में, तो हमें बहुत आसानी होती है कि मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इवोल्यूशन को भी हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इन दिस यूनिट द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन ऑफ एन डीएनए एंड द स्टोरी एंड द थ्योरी ऑफ एन इवोल्यूशन हैव बीन एग्जामिन्ड एंड एक्सप्लेन। इस यूनिट में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो दिया गया है। इस यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं डीएनए के फंक्शन के बारे में, उनकी स्टोरी के बारे में, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में, एंड यही पढ़ने वाले हैं। लेकिन डीएनए का क्या काम है, मेंडल वाला सब इस चैप्टर में है। उसके बाद जीन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, डीएनए के स्ट्रक्चर से लेकर के सारी इन्फॉर्मेशन मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड इवोल्यूशन के बारे में चैप्टर नंबर 6 इवोल्यूशन में हम पढ़ेंगे। अभी ये पढ़ने वाले क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ चुका है, जैसा कि इस बार 2025 में नीट के पेपर में आया था। जेम्स डेवे वेटसन वॉज बर्न इन शिकागो ऑन 6 अप्रैल 1928। ठीक है, जेम्स डेवे वेटसन जो थे ना, शिकागो में उनका बर्न हुआ था 6 अप्रैल 1928 में। 1947 में उन्होंने बीएससी की डिग्री ली थी जूलॉजी से। ड्यूरिंग दिस ईयर उनका जो इंटरेस्ट था ना बर्ड्स को देखने में, बर्ड्स कैसे मैच्योर, उनका जो मैच्योरेशन हुआ है उस टाइम पीरियड में, उन्होंने जेनेटिक्स के बारे में सीरियसली उनको इच्छा थी कि मैं इन सारी चीज़ों को जानूँ। ठीक है, these became possible when he received a fellowship for a graduate student in zoology at Indian University, Bloomington, where he received his PhD डिग्री उन्होंने 1915 में ली थी on a study of an effects of hard X-ray on the bacteriophages multiplication। इन्होंने PhD की थी, ठीक है, जिसमें कि इन्होंने ये भी पढ़ा था कि एक्स-रे का क्या इफेक्ट पड़ता है एक बैक्टीरियोफेजेस मल्टीप्लिकेशन में। ही मेट क्रीक, वाटसन क्रीक, फ्रेडरिक क्रीक, समझ रहा हूँ, इन्होंने फ्रेडरिक यहाँ लिखा हुआ है फ्रांसिस क्रीक से मिले थे। ठीक है, एंड इन्होंने डिस्कवरी की थी किसकी? कॉमन इंटरेस्ट, इन दोनों को इंटरेस्ट था किसके बारे में पढ़ने में? जेनेटिक्स के बारे में। तो इन दोनों ने मिल करके क्या डिस्कवरी की थी? डीएनए स्ट्रक्चर्स के बारे में। देयर फर्स्ट सीरियस एफर्ट उन्होंने इसमें लिया था, अनसेटिस्फैक्टरी। ठीक है, ये सब फालतू है, याद रखना ये कि अर्ली मार्च 1953 में इन्होंने डबल हेलिकल कॉन्फिगरेशन का एक प्रपोजल दिया था हमें। ठीक है, अब देखिए, फ्रांसिस क्रीक, कैम्पटन क्रीक वॉज बॉर्न ऑन 8 जून 1916 में, जो कि नदन कैम्पटन में हुए थे, इंग्लैंड में जो है। इन्होंने फिजिक्स से किया था, फिजिक्स यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ा था, लंदन एंड ऑप्टेन एंड बीएससी 1937 में इन्होंने बीएससी कंप्लीट किया। इन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की इन 1954 में। इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन के बारे में बताया, पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन चेन के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अब क्रीक जो थे ना, आगे बढ़ते टाइम उन्होंने एक फ्रेंडशिप रखी थी जेडी वेटसन से, जो कि जब वो 23 में थे, 23 साल के थे, 1953 में इन्होंने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए प्रपोज किया था एंड रेप्लिकेशन स्कीम को बताया था। क्रीक वॉज मेड एन एफआरएस 1959 में एंड द ऑनर टू वेटसन विद क्रीक इंक्लूड जॉन कॉलिवैन। इनको भी प्राइज मिला था साथ में, कहाँ पे? इस हॉस्पिटल में ये काम करते थे। 1959 में लास्कर अवार्ड से इनको किया गया था सम्मानित। 1916 में इनको प्राइज मिला था जिसमें उन्होंने रिसर्च किया था। कैमोरिक प्राइज मिला था इनको 1962 एंड इसके अलावा भी 1962 में इनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो प्लीज़ आप रट लीजिएगा। आइए अब अभी हम चैप्टर के इंट्रोडक्शन में चलते हैं। इंट्रोडक्शन, ओ सेट,
प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हैव यू इवन वंडर्ड व्हाई एन एलिफेंट ऑलवेज लीव बर्थ ओनली टू द बेबी एलिफेंट एंड नॉट सम अदर? आप कभी ये सुन के हैरान नहीं हो जाते कि एक हाथी जो है जब वो बच्चा पैदा करता है तो वो बेबी एलिफेंट ही क्यों आता है, कोई अदर एलिमेंट उनके टमी से क्यों नहीं आ जाता? एंड एक वाई अ मैंगो सीड फॉर्म वाली मैंगो ट्रीज एंड नॉट एनी अदर, तो मैंगो प्लांट जब एक सीड गिरता है, ठीक है, मैंगो का सीड है वो नीचे गिरा तो वो एज अ मैंगो प्लांट की तरह ही क्यों आता है, कोई अदर प्लांट क्यों नहीं आ जाता? इन सब का जवाब देने के लिए इसी तरीके से कुछ और भी क्वेश्चन है, जैसे कि आर द ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, मतलब दो उनके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो डिट्टो मिलते जुलते क्यों होते हैं उनसे, या फिर हो सकता है कुछ चेंजेस आ जाए उनमें, ऐसा क्यों होता है? अगर सिबलिंग्स की बात करें तो कुछ टाइम सिबलिंग्स जो होते हैं सिमिलर दिखाई देते हैं और कुछ टाइम से दोनों अलग अलग बहुत दिखाई देते हैं। ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, इनका साइंटिफिकली एक आंसर दिया जाता है जेनेटिक्स के थ्रू। एंड ये यहाँ से एक टॉपिक क्या जाता है हमारे पास, इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। एक जेनेटिक्स जो होता है इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हो कि एक ब्रांच होती है बायोलॉजी की जिसको जेनेटिक्स कहते हैं, ठीक है। एंड आगे द सब्जेक्ट डील विद द इनहेरिटेंस एज वेल एज अ वेरिएशन। वेरिएशन का देखो ये टर्म याद रखना, एक तो वेरिएशन टर्म याद रखना, ठीक है, वेरिएशन टर्म याद रखना, देन कैरेक्टर याद रखना, एंड इनहेरिटेंस याद करना, जेनेटिक्स रट लेना, एंड हेरिडिटी या हेरिडिटी भी रट लेना। देखो वेरिएशन का मतलब होता है सिंपली, इसका मतलब होता है डिग्री ऑफ चेंजेस बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। यहाँ डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, वेरिएशन इज अ डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। अब जो बच्चा है देखो ये मम्मा है ये पापा है, ठीक है, एंड इससे जो आया है एक बेबी। अब बेबी कितना ज़्यादा मम्मा से मिलता है कितना ज़्यादा पापा से मिलता है, उसका परसेंटेज क्या है 10/5, ठीक है, 5% जो है अपने मम्मा पापा से मिलता है। तो ये जो 5% नहीं मिलता है इसी को हम वेरिएशन कहते हैं। तो ये डिग्री जो कि नहीं मिलते पेरेंट्स से, मतलब अलग होते हैं, वो डिग्री ऑफ डिफरेंसेस जो मम्मा पापा से बच्चा अलग होता है, उस डिफरेंसेस को हम वेरिएशंस कहते हैं। अगर बात करें सेकंड टर्म की जिसको कि हमने बोला था कैरेक्टर, तो कैरेक्टर जो होता है, कैरेक्टर्स का मतलब होता है कि वही की जो चीज़ें हमें मम्मा से, जैसे कि मान लीजिए मम्मी का बाल जो है ना ब्लैक कलर में, तो जो बेबी का आया वो भी बिल्कुल ब्लैक है, जैसे मम्मा की आंखें रेड में है तो बेबी की आंखें रेड में है, तो ये कैरेक्टर है जो कि बच्चे मम्मा से बच्चे में आ रही है, पेरेंट्स से बच्चे में आ रही है, प्रोजेनी में आ रही है, तो उसको कैरेक्टर्स कहते हैं। इन जेनेटिक्स तो पता ही है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो कि डील करता है इनहेरिटेंस से। एंड हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, मतलब जनरेशन से जनरेशन तक कितने कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं उसको ही हेरिडिटी कहते हैं। सेकंड टर्म आता है हमारे पास क्या, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कैरेक्टर पास टू पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इनहेरिटेंस का मतलब ये वही होता है कि जो कैरेक्टर ट्रांसफर होता है मम्मा पापा से बच्चे में उसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। एंड ह्यूमन को आप जानते ही हो कितने साल पहले से ही, ठीक है, इतने पहले से वन ऑफ द कॉज, मतलब उस समय में क्या था ना कि 8000 से 10,000 BC तक लोग ये तो जान ही चुके थे कि जितना भी ये आपको अलग चीज़ दिखाई दे रही है मम्मा पापा से बच्चे में, ये बच्चा है तो ये अलग चीज़ जो दिखाई दे रही है ना, ये क्या है, किसके थ्रू आ रहा है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही ऐसा आ रहा है, ये इन सब चीज़ों में ही छुपा हुआ है। तो ये चीज़ होगी। एग्जाम्पल में ये देख लो कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन करके हम क्या करते हैं, किसी भी एक साहीवाल काऊ होती है, साहीवाल काऊ है जिसका नाम हो, ये क्या हो गया, हम क्या करते हैं, एक डोमेस्टिक काऊ को हम एक वाइल्ड काऊ को हम डोमेस्टिक बना देते हैं। वेल नोन इंडियन काऊ जिसका एक ब्रीड है जिसको साहीवाल काऊ कहते हैं, ये पंजाब में मिलती है। तो इससे देखो क्वेश्चन आ चुका है, तो प्लीज़ स्टार मार्क कर लो एंड हाईलाइट कर लो, इसको रट लेना।